अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज हम लेसन नंबर 33 स्टार्ट कर रहे हैं साइकोलॉजी 631 का, जिसमें हम पढ़ेंगे ऑब्जेक्टिव एंड स्ट्रक्चर टेस्ट ऑफ पर्सनैलिटी। ठीक है, पर्सनैलिटी को जांचने के तरीके हमने पढ़े थे, टेस्ट थे वो ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव। अब हम जिसमें ऑब्जेक्टिव को उठाकर उसको एक्सप्लेन कर रहे हैं। ठीक है, तो स्ट्रक्चर्ड टेस्ट का दूसरा नाम ऑब्जेक्टिव है, यानी ऑब्जेक्टिव भी बोला जाता है, स्ट्रक्चर्ड भी बोला जाता है। ठीक है, अब इनको यूज़ करने के जो एडवांटेजेस हैं वो बताए गए हैं कि क्यों इनको यूज़ किया जाता है। एक्चुअली ये इजीली एडमिनिस्ट्रेड होते हैं, इनको बासानी जो है एडमिनिस्टर किया जा सकता है। ठीक है, इनको सिस्टमाइज़ किया जा सकता है, यानी अगर किसी ने जो है रिप्लेस करना है या अगर किसी ने कोई भी टेस्ट वगैरह बनाना है, कंडक्ट करना है, तो वो इन टेस्ट को बासानी यूज़ कर सकता है। सेकेंडली, इसमें जो सब्जेक्ट होंगे वो पेपर और पेंसिल के थ्रू अपने रिस्पॉन्स रिकॉर्ड कर सकते हैं। ठीक है, यानी इसमें वो अपनी जहनी हालत या जो भी साइकोलॉजिस्ट मैयर करना चाहता है वो सब्जेक्ट की जो है पेपर और पेंसिल की जो उसके रिस्पॉन्सेज होंगे उनसे इजीली उनकी जो है वो मेंटल हालत या मेंटल कंडीशन को जान सकता है, या जो भी वेरिएबल वो स्टडी करना चाहता है। थर्डली, दे आर इज़ी टू स्कोर, यानी इनको स्कोरिंग करना भी बहुत इजी होता है। उसके अलावा ग्रुप में एडमिनिस्टर किए जा सकते हैं और इनकी जो स्कोरिंग होती है वो यूनिफॉर्म होती है सबके लिए। ठीक है, यानी डिसलाइक्स लाइक्स हैं, थ्योरेटिकल ओरिएंटेशन जो है इसमें वो रिज़ल्ट के साथ इंटरफेयर नहीं करती है। लास्ट में जो इसकी एडवांटेज है वो कहते हैं टाइम इकनॉमिकल। ठीक है, अगर इनको हम कंडक्ट करें तो ये वक्त बहुत ज़्यादा जो है बचा सकते हैं, टाइम सेविंग और टाइम इकनॉमिकल टेस्ट होते हैं। ठीक है, अब सम पॉपुलर पर्सनैलिटी इन्वेंट्रीज़ उन्होंने आगे बताई हैं। सबसे फर्स्ट नंबर पे वुडवर्थ पर्सनल डाटा शीट। इसको कब डेवलप किया गया था और किस मकसद के लिए किया गया था, इसके अलावा इसके फॉर्म्स, फॉर्मेट, आइटम और स्कोर, ये तमाम चीज़ें इसमें बताई गई हैं। कब डेवलप किया गया था? ये डेवलप किया गया था फर्स्ट वर्ल्ड वॉर जब हुई थी। ठीक है, और इसकी जो फाइनल फॉर्म थी वो आफ्टर वर्ल्ड वॉर पब्लिश हुई थी। ठीक है, 1920 में वुडवर्थ ने की थी। डेवलप क्यों की गई थी? ये उन रिक्रूट्स को आइडेंटिफाई करने के लिए जिनका कॉम्बैट में ब्रेक डाउन होने का जो है वो खदशा होता था। यानी कि अगर सोल्जर्स को पहले रिक्रूट करने से पहले उनकी जहनी हालत चेक कर ली जाए तो हो सकता है कि वो आगे जंग में जाकर तो बाकी जो फ़ोर्स है उसको नुकसान का सामना करना पड़ सकता है। इसीलिए अगर पहले से ही उनको रिक्रूटमेंट करते हुए उनकी ज़हनी हालत चेक कर ली जाए तो ये पूरी टीम के लिए या पूरी फ़ोर्स के लिए फ़ायदेमंद होता है। तो इसीलिए डेवलप किया गया था कि पहले ही आइडेंटिफ़ाई कर लिया जाए उन रिक्रूट्स को जिनका जो है बाद में जाकर कॉम्बैट में या फिर जो है जंग के दौरान उनका ख़दशा हो सकता है कि वो कोई इंटरव्यू की हालत में, यानी अगर रिजेक्शन सामने आती है तो जब ऐसे सोल्जर्स का इंटरव्यू लिया जाता है तो काफ़ी सिम्पटम्स उसमें सामने आ जाती हैं और उनको रिजेक्ट किया जा सकता है। अच्छा जी, इसकी फॉर्म क्या थी? सिंगल थी। फॉर्मेट क्या था? पेपर पेंसिल साइकेट्रिक इंटरव्यू है। टाइम्स जो था, आइटम्स जो थे इसमें वो साइकेट्रिस्ट जो है इसमें क्वेश्चन पूछते थे इंटरव्यू के दौरान, और तब जो है इमोशनल डिसऑर्डर्स अगर होती थी उन्हें जो इंटरव्यूअर्स होते थे अगर उनको कोई इमोशनल डिसऑर्डर होती थी तो वो इस टेस्ट के थ्रू सामने आ जाती थी। आइटम्स कितने थे जी? 116 आइटम्स थे जिसमें येस और नो फॉर्मेट था। स्कोर इनका क्या था जी? टोटल स्कोर इनका निकाल कर तो एक ही सिंगल स्कोर निकाला जाता था जिसके थ्रू जो है उनको फंक्शनिंग को मेजर किया जाता था। ठीक है, वुडवर्ड जो था मैथ स्क्रीनिंग के लिए यूज़ होता था, यानी स्क्रीनिंग टेस्ट के लिए, और मैनी न्यू टेस्ट जो है उसके इसी के बाद ही निकले थे, यानी ये बाकी तमाम टेस्ट के लिए एक किस्म का पहला मॉडल बना था। मुनी प्रॉब्लम चेकलिस्ट जो कि 1950 में डेवलप हुई, ये सेकंड नंबर पे, यानी हमने वुडवर्थ के बाद मुनी प्रॉब्लम चेकलिस्ट को जो है वो पढ़ रहे हैं। क्यों डेवलप की गई थी ये सब्जेक्ट जो होते थे उनको कोई भी अगर प्रॉब्लम होती थी तो उसको आइडेंटिफाई करने के लिए ये
डेवलप की गई थी। आइटम्स इसमें जो थे वो क्या कौन कौन से थे, प्रॉब्लम्स थे इसके अंदर जो कि इमोशनल प्रॉब्लम्स को जो है हाई स्कूल स्टूडेंट्स की वो बताते थे। ठीक है, यानी 4000 हाई स्कूल स्टूडेंट्स उठाए गए थे इस टेस्ट को डेवलप करने के लिए। और तो उनकी क्लिनिकल केस हिस्ट्री डाटा लिया गया था और उनको जो प्रॉब्लम्स पेश आ रही हैं ड्यूरिंग स्टडी या कोई भी ऐसी प्रॉब्लम है तो वो इस टेस्ट के थ्रू जो है वो सामने आ जाती थी। ठीक है जी। स्कोर इसका था जी, द चेक्ड आइटम इंडिकेट द प्रॉब्लम एक्सपीरियंस्ड बाय द रिस्पोंडेंट, के रिस्पोंडेंट को क्या प्रॉब्लम आ रही है, वो स्कोर जो है वो इवेलुएट किया जाता था। वीक पॉइंट इसके क्या थे मूनी प्रॉब्लम चेकलिस्ट के? फॉर द सेक ऑफ इंटरप्रिटेशन वन हैज़ टू रिलाई ऑन द रिपोर्टेड प्रॉब्लम। अगर साइकोलॉजिस्ट को अगर कोई भी चेक करना है वेरिएबल, तो ज़ाहिरी बात है उसे जो प्रॉब्लम बताई जा रही है वो सिर्फ उस पर रिलाई कर सकता है। यानी सब्जेक्ट उसको बता रहा है कि अगर मेरे अंदर ये प्रॉब्लम है या फिर मैं इस प्रॉब्लम की वजह से स्टडी पे फोकस नहीं कर पा रहा, तो वो साइकोलॉजिस्ट उसी वेरिएबल के ऊपर जो है वो लिमिटेड होकर रह जाता है। तो ये जो था ये वीक पॉइंट था मूनी प्रॉब्लम चेकलिस्ट का। ठीक है, क्योंकि हो सकता है वो जो है रिपोर्ट वो सही आंसर ना दे रही हो, यानी वो सब्जेक्ट गलत बयानी कर सकता है। तो ज़रूरी नहीं है कि वो ठीक हमेशा सही अपनी स्टेटमेंट को बयान करे। तो ये मूनी प्रॉब्लम चेकलिस्ट का एक वीक पॉइंट था। उसके बाद MMPI आई। ठीक है, MMPI जो है इसको SR हाथवे एंड JK मैकिनले ने जो है JC मैकिनले ने फर्स्ट पब्लिश किया था 1940s में। और इसको 14 इयर्स ऑफ एज और अबव पीपल जो है वो यूज़ कर सकते थे। और 1943 में यूनिवर्सिटी ऑफ मिनेसोटा के अंदर प्रेस हुई थी जब ये पब्लिश हुआ था। ठीक है जी। 1940 में डिवेलप हुआ और उसके लिए किस लिए डिवेलप किया गया था ये, कि लोगों के अंदर मुख्तलिफ सॉर्ट ऑफ साइकोलॉजिकल डिफ़िकल्टीज़ या फिर मेजर कोई साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर है तो उसको ये आइडेंटिफाई करता था MMPI। ठीक है जी। उसके अलावा जैसे शिज़ोफ्रेनिया हो गया, डिप्रेशन, हिस्ट्री या पैरानोइया, इस किस्म के जो प्रॉब्लम्स होते थे वो इनको आइडेंटिफाई करता था। अब इसकी काफ़ी सारी फॉर्म्स आई थी, MMPI, MMPI-2 एंड MMPI-A। तमाम जितनी भी इन्वेंट्रीज़ हैं उसमें ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट इन्वेंट्री है और इसके बारे में क्वेश्चंस भी बहुत आते हैं। तो इसके लिए इसको आपने जो है हाईलाइट करना है और इसी को ज़्यादा फोकस करना है MMPI पे। इसमें से बहुत सारे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। अब डिफरेंस क्या है जी MMPI में और MMPI-2 में? इनके सिर्फ़ और सिर्फ आइटम्स का डिफरेंस था, यानी किसी में जो है कोई काउंटिंग थी, किसी में कोई काउंटिंग थी। MMPI के टोटल 566 आइटम्स थे। ठीक है, जब MMPI-2 आई तो उसमें से क्या हुआ जी, उसमें से जो है 13 आइटम्स जो थे, यानी उन सब के सेक्शंस बना दिए गए। 16 जो थे वो रिपीटेड आइटम थे, 13 आइटम क्लिनिकल स्केल्स के थे, इस तरीके से उसमें इंक्लूड किए गए। उसके बाद MMPI-A वर्जन आया था। ठीक है, जो कि एडोलिसेंट के लिए था। इसमें क्या था जी, अर्लियर जो थे वो तमाम लोगों के लिए थे। ठीक है, यानी उसमें तमाम एज ग्रुप्स शामिल होते थे। जब MMPI-A आया था ये ओनली एडोलिसेंट्स के लिए था। ठीक है, एडल्ट्स के लिए था सिर्फ। सिमिलैरिटीज़ क्या थी जी इन स्केल्स में, कि दोनों का इंटरप्रिटेशन करने का मेथड एक ही था। ठीक है, MMPI स्केल्स में 3 वैलिडिटी स्केल्स थे जबकि 10 क्लिनिकल स्केल्स थे। ये MCQs में अक्सर आता है कि वैलिडिटी स्केल्स कितने थे और क्लिनिकल स्केल्स कितने थे। स्कोर जो होते थे वो किस तरीके से प्लॉट किए जाते थे, प्रोफाइल ली जाती थी सब्जेक्ट की जो कि शो करती थी कि इसके अंदर जो है वो कितनी पैथोलॉजी शो हो रही है, टेबल के थ्रू या कोई भी हिस्टोग्राम है या किसी के भी थ्रू वो चेक करते थे। वैलिडिटी स्केल में 3 स्केल शामिल होते थे, लाई स्केल, के स्केल और एफ स्केल। लाई स्केल में क्या था कि उसमें जो है वो सब्जेक्ट फेक गुड होने की जो है वो बिहेव करता था या फिर एक्टिंग करता था कि बहुत अच्छा है, जैसे हमें पता लग जाता है किसी का कि ये झूठ बोल रहा है क्योंकि वो फेक गुड होने की क्या कर रहा है, एक्टिंग कर रहा होता है। अब की स्केल जो है, की स्केल के अंदर डिफेंसिवनेस मेजर की जाती थी कि उस सब्जेक्ट के अंदर कितनी डिफेंसिवनेस है। एफ स्केल में फेक बैड का जो है एलिमेंट चेक किया जाता था, यानी वो किस कदर जो है अपने आप को बुरा तस्वुर करता है या वो अपनी बुरी आदतों को तस्लीम करता है। ठीक है,
क्लिनिकल स्केल में जो है ये तमाम जो थी मेजर माइंड प्रॉब्लम्स के हवाले से ये स्केल डेवलप किया गया था। यानी किसी को अगर डिप्रेशन है, हिस्ट्रिया है, साइकोपैथिक डेविएट है, पैरानोइया है, साइकिस्थीनिया है, हाइपोकाइंड्रोसिस, शिज़ोफ्रेनिया, हाइपोमेनिया, तो ये तमाम जो है डिसऑर्डर्स इस स्केल के थ्रू चेक की जाती थी। उसके अलावा इंडिविजुअल और ग्रुप दोनों के अंदर ये चेक किया जा सकता था। स्ट्रॉन्ग पॉइंट इस इन्वेंट्री के ये थे, इसमें वैलिडिटी स्केल्स भी शामिल था, लाइफ स्केल शामिल था, लोगों की जो है मेंटल कंडीशन चेक करने के लिए स्केल्स शामिल थे। तो ये इसके स्ट्रॉन्ग पॉइंट्स थे। वीक पॉइंट का क्या था कि ये बहुत लेंथी टेस्ट था और इसमें बहुत ज़्यादा टाइम चाहिए एडमिनिस्ट्रेशन करने के लिए, ये इसका वीक पॉइंट था। कैलिफोर्निया साइकोलॉजिकल इन्वेंट्री CPI जो है वो 1987 में आई। ये पॉपुलरली यूज्ड पर्सनैलिटी इन्वेंट्री है, ठीक है जी। ये भी अहम इन्वेंट्री है, डेवलप क्यों की गई थी पर्सनैलिटी असेसमेंट के लिए नॉर्मल इंडिविजुअल्स के अंदर। स्केल इसमें 20 यूज़ किए गए थे, ठीक है जी। क्लास 1 स्केल्स में जो है कुछ ऐसे करेक्टरिस्टिक जांचे जाते थे, सेल्फ एश्योरेंस, इंटरपर्सनल इफेक्टिवनेस। क्लास 2 के अंदर सोशलाइजेशन, मेच्योरिटी, रिस्पॉन्सिबिलिटी। क्लास 3 के अंदर अचीवमेंट, पोटेंशियल, इंटेलेक्चुअल एफिशिएंसी। और क्लास 4 के अंदर इंटरेस्ट मोड्स जांचे जाते थे। आइटम्स इसके अंदर 462 आइटम्स थे। इंडिविजुअल और ग्रुप दोनों के अंदर ये यूज़ किया जा सकता था। और CPI जो है वो नॉर्मल सब्जेक्ट्स के लिए था। इसके अंदर कोई ऐसी चीज़ नहीं थी कि जो मेंटल जो है या साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम को डायग्नोस करती। ये नॉर्मल इंडिविजुअल्स के लिए था। उसके बाद है जी कैटल्स पर्सनैलिटी फैक्टर्स क्वेश्चन आया। 16 PF इसका दूसरा नाम है, क्योंकि इसके अंदर 16 करेक्टरिस्टिक्स जो थे या ट्रेट्स शामिल किए गए थे। कौन कौन से? कूल, वार्म, कॉन्क्रीट थिंकिंग, एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग, शाय, बोल्ड, टफ माइंडेड, टेंडर माइंडेड, ट्रस्टिंग, सस्पिशियस, इस तरीके के करेक्टरिस्टिक या ट्रेट शामिल किए गए थे, ठीक है जी। उसके बाद शॉर्ट कमिंग्स क्या हैं जी स्ट्रक्चर टेस्ट की, कि ये लेस हेल्पफुल होते हैं। यानी अगर हमने किसी भी इंफॉर्मेशन को जांचना है तो ये हमें फुली इंफॉर्मेशन प्रोवाइड नहीं करते हैं। दूसरी इसकी शॉर्ट कमिंग क्या है, नुकसान क्या है, इनका फॉर्मेट फिक्स्ड होता है, ठीक है। रिस्पोंडेंट की जो नीड होती है उसको फुलफ़िल ये नहीं करता है। थर्ड पे क्या है, एक्यूरेट इंडोर्समेंट ऑफ द रिस्पॉन्सेज डिपेंड्स ऑन द स्किल। तीसरी इसकी शॉर्ट कमिंग ये है कि ये फुली डिपेंडेंट है जो सब्जेक्ट है उसकी कंडीशन पे। यानी अगर वो गलत बयानी कर रहा है तो साइकोलॉजिस्ट सिर्फ उसी के ऊपर रिलाई कर सकता है, उसके पास और कोई कंडीशन नहीं है कि वो चेक कर सके कि वो गलत बयानी से काम ले रहा है या वो सच में वैसे ही रिएक्ट कर रहा है। रिस्पॉन्स बायस होता था, यानी कुछ लोग जो थे उनका रिस्पॉन्स चेंज होता था और कुछ लोग जो थे उनका पैटर्न जो था ट्रू फॉल्स का वो चेंज होता था। तो ये कुछ शॉर्ट कमिंग्स थी, ठीक है। स्ट्रक्चर टेस्ट की, कोई भी टेस्ट होता है उसकी कोई ना कोई स्ट्रॉन्ग पॉइंट्स होते हैं और कोई ना कोई वीक पॉइंट्स होते हैं, ठीक है। हमने इसमें जो है 4-5 किस्म की पर्सनैलिटी इन्वेंट्रीज पढ़ी, ठीक है। CPI, MMPI, मूनी प्रॉब्लम चेकलिस्ट और वुड पर्सनल डाटा शीट, ठीक है जी। इसमें से 2 जो है MMPI और CPI ये मेन इंपॉर्टेंट है और इस पर आपने ज़्यादा फोकस रखना है। अल्लाह हाफिज़, तब तक के लिए अपनी दुआओं में याद रखें।